तो देखिए, सबसे पहले हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे। 1861 का ये कानून है, सॉरी 1961 का ये कानून है, 1961 का। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करें तो इसमें केवल 10 ही सेक्शन है, आपको बताए। इसके अलावा आप बीएनएस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको दहेज से संबंधित 2 सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे। बीएसए में जाते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है दहेज से संबंधित सेक्शन पढ़ने होंगे। इसके अलावा बीएनएसएस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको दहेज से संबंधित सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनका सबका मिला जुला स्वरूप आपको पढ़ना होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो केवल आपका 10 सेक्शन में कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने यूपी एपीओ में भी देखा था, दहेज से संबंधित जो प्रश्न आया था वो बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम इनसे मिला जुला आया था। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आगे भी जो भी परीक्षा है वो मिले जुले प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें। बहरहाल पहले हम यहीं पर आते हैं, अपने एक्ट पर आते हैं और एक्ट पर जो है अपने इस अधिनियम को शुरू करते हैं। जो मुख्य परीक्षा का जो भी आपका प्रश्न बनेगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रश्न है और उसका कैसा आंसर देना है। क्योंकि ये आपका जो 9 माइनर एक्ट है ये जीएस के पोर्शन में आएगा, सामान्य अध्ययन के पार्ट में आएगा, ना कि ये लॉ के पार्ट में आएगा। अब सामान्य अध्ययन के पार्ट में आएगा तो इसमें आपको ये इतनी गहनता से नहीं पढ़ना है। गहनता का मतलब जब हम जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जब हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, संशोधन पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ पर हमें फिर इसकी अनुसूची है, धारा है, उपधारा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। लेकिन सामान्य अध्ययन में आ रहा है तो ये सामान्य अध्ययन में हमें उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए ताकि वो आगे चल के पूरा कवर हो जाए। न सिर्फ यूपी में बल्कि किसी और परीक्षा में भी आता है, कहीं पर भी आता है, वो आपका वहाँ पर सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जानना है। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये एक सामाजिक कुप्रथा है। और ये सामाजिक कुप्रथा जो है ये कहाँ से पनपी है, कहाँ से जन्म ली है, तो ये एक उपहार या स्त्री धन आप जिसको कह देते हैं वहाँ से ये जो है उभरी है। ठीक, स्त्री धन। अब स्त्री धन की अगर हम बात करें तो क्या होता था प्राचीन समय में, हम बात चलते हैं पहले। तो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो भारत का प्राचीन समाज था, भारतीय समाज था, वहाँ पर विवाह के समय जो माता पिता थे वो अपनी पुत्री को अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपनी बेटी को घर बसाने के लिए उपहार देते थे, वस्त्र देते थे, आभूषण देते थे। इसी को जो है स्त्री धन कहा गया है। ठीक है, और ये जो स्त्री धन होता था ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होता था, अपनी मर्जी से होता था। इसमें किसी की मांग नहीं होती थी, ना तो इसमें जो है वधू पक्ष की मांग होती थी और ना ही इसमें कोई जो बीच में मीडिएटर होते हैं उनकी कोई मांग होती थी। लेकिन समय बीता और समय बीतने के बाद धीरे धीरे जो है ये एक कुप्रथा का जो है रूप ले लिया। कैसे ले लिया, समय बीतने के साथ साथ यह जो है स्वैच्छिक परंपरा जो थी ये क्या हुआ, एक अनिवार्य व्यापारिक शर्त में बदल गई। यहाँ पर फिर क्या होने लगा, यहाँ पर वर पक्ष द्वारा विवाह तय करते समय जो है वधु पक्ष से नगदी की मांग की जाने लगी, संपत्ति की मांग की जाने लगी, कीमती सामानों की मांग की जाने लगी। तो ये धीरे धीरे जो है स्त्री धन से जो कन्वर्ट हो गया फिर ये एक कुप्रथा में हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्री पक्ष से ही लिया जाता था। कुछ जगहों पर कुछ जो है कम्युनिटी में ये जो है वधु पक्ष को भी जो है वधु पक्ष भी मतलब मांग करता था। ठीक है, तो जब ये कुप्रथा बन गई
तो यहाँ पर आगे चल कर के क्या हुआ, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने लगे। ठीक है, महिलाओं के प्रति क्या होने लगे, अपराध बढ़ने लगे। अब महिलाओं के प्रति अपराध कैसे बढ़े, तो यहाँ पर क्या है, महिलाओं पर दहेज का दबाव आने लगा, दहेज का दबाव। ठीक है, अब दहेज का दबाव कि हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी न करने पर वधू को क्या किया जाता था, फिर वहाँ पर शारीरिक कष्ट दिया जाने लगा, शारीरिक कष्ट दिया जाने लगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। ठीक है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। और जिसे न पूरा करने पर अगर जो है उनकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, वधू के मतलब जो है, जब वधू पक्ष की मांगों को पूरा करने लगा, वर पक्ष की मांगों को पूरा करने लगा वधू पक्ष, यानी कि लड़की पक्ष जब लड़के पक्ष को की मांगों को पूरा करने लगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, लड़की पक्ष कर्ज में डूबने लगा। ठीक है, कर्ज में डूबने लगा। और फिर जो है, ये जब कर्ज में डूबने लगा, कुछ जगह पर यहाँ पर मांगे पूरी नहीं होने लगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग अपने बेटी पैदा करना ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब कर्ज में डूब जाएंगे, हमारी बेटी होगी तो बेटी पैदा होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करने लगे लोग, वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या करने लगे, कन्या भ्रूण हत्या करने लगे। और दहेज हत्या भी होने लगी। दहेज हत्या कौन करता था, लड़का पक्ष करता था। तो यहाँ पर क्या है, महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई, लोग जो है कन्या को पैदा करना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ पर दहेज हत्याओं में भी वृद्धि होने लगी। समाज में बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाने लगा, और कन्या को जो है उनको पेट में ही मार देने का प्रथा चलने लगी कुछ जगहों पर। कुछ जगहों पर जो है बाल विवाहों का जो है चलन बढ़ गया, और कुछ जगहों पर जो है नव विवाहिता जो होती थी, उनको दहेज के रूप में दहेज हत्या के रूप में उनकी हत्या कर दी जाने लगी। किसी को आग लगा के मार दिया जाता था, किसी को फांसी दे करके, किसी को जहर दे करके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, महिलाओं के प्रति अपराध इसमें बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर जो है महिलाएं खुद ही आत्महत्या कर लेती थी, तो ये एक खतरनाक वृद्धि हुई। तो ये क्या है, समाज का एक कुप्रथा बन गई, और इस कुप्रथा से क्या हुआ, आगे चल के ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ गया, महिलाओं के प्रति क्रूर ये प्रथा बन गई। आज भी जो है दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है, इसका पूर्ण समाधान आज तक भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ये हमारा एक्ट 1961 का आया है, और समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, तो कहीं कुछ हद तक इस पर रोक लगी हुई है, पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह की घटनाएं आई समाज में, तो आज़ादी से पहले जो है कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्य में कानून बनाए। जैसे जो है सिंध में कानून बना था 1939 में, सिंध प्रांत ने कानून बनाया। स्वतंत्रता के बाद भी कानून बने। 1950 में बिहार ने कानून बनाया, अपने स्टेट का कानून बनाया। आंध्र प्रदेश ने जो है 1958 में कानून बनाया। तो ये जो कानून थे, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है कानून थे, और इनके प्रावधान भी अलग अलग थे। विरोधी का कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में छूट दी गई, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में छूट नहीं दी गई। तो ये एक दूसरे के विरोधी भी कानून बन रहे थे, और ये जो है अपने अपने राज्यों में ही लागू होते थे, पूरे देश में लागू नहीं थे। ठीक है, अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आई कि अपने अपने राज्यों में लोगों ने कानून बना लिए, लेकिन पूरे देश में घटनाएं फिर भी हो रही है, तो फिर एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग उठने लगी कि जो है एक ऐसा कानून आना चाहिए जो पूरे देश पर समान रूप से लागू हो, और उसमें दहेज के खिलाफ कड़े प्रावधान होने चाहिए। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं। इसमें 1959 में क्या आता है, दहेज प्रतिषेध का एक विधेयक आता है, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो ये संसद में कानून आता है 1959 में। अब ये 1959 में जब जो है विधेयक आया, तो ये जो है दोनों सदनों में जो है इसको लेकर के मतभेद हो गया, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या हो गया, मतभेद हो गया, मतलब सहमति नहीं बनी। जब सहमति नहीं बनी इस कानून को, इस विधेयक को लेकर के, तो क्या हुआ, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई, संयुक्त बैठक बुलाई गई, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई 108 अनुच्छेद के तहत। और जो है संयुक्त बैठक बुलाने के बाद इस पर आम सहमति बनी, दोनों सदनों के सदस्यों को मतभेदों को दूर किया गया। और फिर 6 मई 1961 से लेकर के 6 मई 1961 से लेकर के आपका 9 मई 1961 तक दोनों सदनों के सदस्य आपस में बैठ कर के बात किए, जो भी मतभेद थे उनको निपटाए, और जो है एक केंद्रीय कानून बनाने की इनकी आम सहमति बन गई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सदनों से पास होता है, और 20 मई 1961 को ये कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 1 जुलाई 1961 को लागू भी हो जाता है। ठीक है, बाद में इसके प्रावधानों को और कड़ा बनाने के लिए 1984 में संशोधन होता है, 1986 में संशोधन होता है। तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें संशोधन हुए और इसके प्रावधानों को कड़ा किया गया। ठीक है, इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के लिए सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है ये हमारे देश का पहला कानून है जिसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक है, उसके लिए भी संयुक्त बैठक बुलाई गई है 1978 में। और एक पोटा अधिनियम है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, उसके लिए भी जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो 3 ऐसे कानून हुए हैं अभी तक जिसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब दोनों सदनों के सदस्यों में किसी कानून को लेकर के मतभेद हो जाता है, आपसी सहमति नहीं बन पाती है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बिहार एपीओ में ये क्वेश्चन आया भी था अभी हाल फिलहाल में, संयुक्त बैठक को लेकर के। तो ये आपका एक पृष्ठभूमि है इस अधिनियम की, और इसमें आपको ये इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो इसमें फैक्ट होंगे मैं उनको लिखवा दूंगा आपसे, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अधिनियम की तरफ, जो हमारा कानून है। देखिए, ये आपका है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि ये अधिनियम कब का बना हुआ है। तो 1961 का अधिनियम संख्या 28 है। ये आपके बैरक में लिखा हुआ है ऊपर ही कि 1961 का अधिनियम संख्या 28। ठीक है, नीचे जो आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ है दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम। तो ये जो है उद्देश्य है कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया। तो दहेज देने के लिए, दहेज लेने के लिए, जो दहेज लेने और देने को प्रतिबंध करने के लिए ये कानून लाया गया है। ठीक है, लेकिन जब आप मेंस में लिखते हैं तो केवल इतनी लाइन नहीं लिखते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए
कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य उद्देश्य की चर्चा कीजिए या बताइए। तो आप केवल ये 2 लाइन नहीं लिखते हैं वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि दहेज लेना और देना पूर्णतः प्रतिषेध किया गया है इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 4 में जब हम जाएंगे तो दहेज की मांग करने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके अलावा सेक्शन 4A में जाएंगे तो वहाँ पर दहेज के विज्ञापनों को भी प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उद्देश्य है। इसके अलावा सेक्शन 5 में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दहेज के करारों को शून्य किया गया है कि अगर कोई दहेज को लेकर के कोई करार करते हैं, आपस में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है। इससे क्या होता है, स्त्री के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का एक उद्देश्य ये भी है कि इससे क्या होता है, दहेज के स्त्री के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। दहेज की कोई संपत्ति है, जब आप इसको पढ़ेंगे आगे सेक्शन 6 में चलेंगे तो वहाँ पर दहेज स्त्री का जो वधू का जो स्त्री धन होता है उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि यदि जो है किसी लड़की को स्त्री धन मिला है और वो स्त्री धन लड़की के पास नहीं है, उसके पति के पास है या उसके सास ससुर के पास है या किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो वो क्या है 3 माह में उसको लड़की को लौटाना पड़ता है। तो वो सब हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा जो है इसके सख्त प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 8 में, आप चल के देखेंगे अगर आगे 8A है बी है, उसको अशमनीय बनाया गया है, इसको अजमानतीय बनाया गया है, इसको संज्ञेय अपराध बनाया गया है जो इसके अपराध हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे देख लेंगे और नोट्स भी आपका बनवा देंगे, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसके फैक्ट की बात करें, प्रारंभिक फैक्ट क्या है वो आपको बताए थे कि 20 मई को जो है ये क्या हुआ, 20 मई 1961 को क्या हुआ, ये स्वीकृत होता है। ठीक है। 1 जुलाई को ये लागू होता है, 1 जुलाई 1961 को ये लागू होता है। अधिनियम संख्या की बात करें तो 1961 का अधिनियम संख्या 28 है। धारा की बात करें तो कुल इसमें 10 धाराएं हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिलिमिनरी फैक्ट में याद रखनी है। आगे हम चलते हैं इसमें सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। मैक्सिमम एक्ट में जो है लगभग 99% एक्ट में ये पहला सेक्शन यही होता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। देखिए संक्षिप्त नाम हमेशा इसी में आता है, सेक्शन 1 के क्लोज 1 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिनियम का विस्तृत नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, तो विस्तृत नाम क्या होता है, जो आपका अधिनियम का उद्देश्य होता है, ठीक है, वही विस्तृत नाम होता है। तो इसका क्या है, दहेज देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम, ये क्या है, अधिनियम का विस्तृत नाम है। इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है कहीं पर भी, आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दिए हैं। तो ये विस्तृत नाम है। और संक्षिप्त नाम की बात करें तो सेक्शन 1 के क्लोज 1 में हमेशा होता है, मैक्सिमम 99% एक्ट में। ये क्या है, इसका संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। क्लोज 2 की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो संपूर्ण भारत पर है। 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तीसरा क्लोज कहता है यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसने केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और ऐसी तारीख क्या है, 1 जुलाई 1961 है। तो ये आपका सेक्शन 1 की बात है। अब देखते हैं सेक्शन 2, परिभाषा, दहेज की परिभाषा। तो दहेज की परिभाषा क्या है, लिखा हुआ है इसमें, यह अधिनियम दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या लिखा हुआ है देखिए, या
मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय। तो दहेज क्या है? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है या मूल्यवान प्रतिभूति है। ऐसी कोई भी संपत्ति या फिर ऐसी कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय दी जाती है या फिर विवाह से पूर्व या फिर विवाह के पश्चात किसी भी समय। तीनों कंडीशन है, या तो विवाह से पहले या विवाह के समय या फिर विवाह के बाद किसी भी समय। आगे लिखा हुआ है का विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ये है, ये कह रहा है कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को। अब यहाँ पर लड़का और लड़की से मतलब नहीं है कि लड़की पक्ष को ही देना पड़ेगा, यहाँ पर लड़का पक्ष भी इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा। कोई भी पक्षकार हो सकता है, या तो लड़का पक्ष हो सकता है या लड़की पक्ष हो सकता है। तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को। तो यहाँ पर पहली कंडीशन कह रहा है कि विवाह के किसी एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, और दूसरी कंडीशन कह रहा है विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा। अब यहाँ पर विवाह का पक्षकार कौन है? सबसे पहले पहली कंडीशन में यहाँ पर लड़का या लड़की है, लड़का या लड़की है। अब दूसरी कंडीशन में या तो लड़की के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। अन्य व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, लड़की के रिश्तेदार हो सकते हैं, ताऊ चाचा, बुआ फूफा, मौसा मौसी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या फिर लड़के के कोई अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके भी ऐसे ही ताऊ चाचा, बुआ फूफा, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है, पहले पॉइंट में कहा कि विवाह का कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को। दूसरा पॉइंट कह रहा है विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता, यानी कि लड़की और लड़की या लड़के के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। विवाह के किसी भी पक्षकार को यानी कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उक्त विवाह के संबंध में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि विवाह के संबंध में होना चाहिए। ऐसी जो मूल्यवान प्रतिभूति है या संपत्ति है वो क्या होनी चाहिए? उक्त विवाह के संबंध में होनी चाहिए। या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हो या दी जाने के लिए करार की गई हो, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम शरिया विधि यानी कि शरीयत लागू होता है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो दहेज की परिभाषा में आप देखें तो ये क्या है? दहेज एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद या विवाह के पूर्व किसी भी समय, और ये परिभाषा पूछी जाती है मेंस में भी। तो विवाह की दहेज क्या है? दहेज एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है, और संपत्ति कैसी है? या तो वो संपत्ति है या कोई वो मूल्यवान प्रतिभूति है। अब मूल्यवान प्रतिभूति की बात करें तो स्पष्टीकरण में भी दिया हुआ है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। लिखा हुआ है मूल्यवान प्रतिभूति का पद वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। तो ये आईपीसी सेक्शन 30 यहाँ पर है, लेकिन जो कि आईपीसी निरस्त हो गया हमारा, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका बीएनएस लागू हो जाएगा। बीएनएस के सेक्शन 2 क्लोज 31 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है, तो वो यही मानी जाएगी। ठीक है। तो दहेज की परिभाषा की अगर हम बात करें तो दहेज क्या है? दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह से पूर्व या विवाह के बाद किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह
किसी भी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पक्षकार के दूसरे किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो या देने के लिए करार की गई हो। तो इतनी बड़ी इसकी परिभाषा है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए और आपको ये मेंस में भी आ सकती है, क्योंकि आपका जीएस का पेपर में ये आएगा। तो सीधी सी परिभाषा, दहेज शब्द को परिभाषित कीजिए दहेज एक्ट के अनुसार। तो दहेज एक्ट के अनुसार दहेज की परिभाषा सिंपल सी है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, कोई तकनीकी परिभाषा नहीं है। क्या है दहेज कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या किसी भी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हो या देने के लिए करार की गई हो, दहेज है। एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें अपवाद की बात करें, यहाँ पर मेहर जो होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एक्ट चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसके अंतर्गत जो मेहर दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, वधू को दिया जाता है वर पक्ष द्वारा, यानी कि लड़का जो है लड़की को देता है। तो यहाँ पर जो मेहर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, शरीयत एक्ट के तहत जो मेहर दी जाती है या मेहर देने के लिए करार की जाती है, वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती है। ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इसमें मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताए। जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो क्या है, तो मूल्यवान प्रतिभूति जो आपके बीएनएस के सेक्शन 2 क्लोज 31 में दी गई है जो परिभाषा, वही परिभाषा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका सेक्शन 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 3 की तरफ। दहेज देने या देने के लिए शास्ति, पनिशमेंट की बात कर रहा है, दहेज लेने के लिए या दहेज देने के लिए। और ये सेक्शन आपको याद रखने हैं, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है और सेक्शन 5 है। तीनों में इनमें पनिशमेंट की बात की गई है। कौन सा सेक्शन कहाँ लागू होता है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेक्शन 3 जो है वो दहेज देने और लेने को दंडित करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा, यानी कि 1961 में ये आपका लागू हुआ है, 1 जुलाई को ये लागू हुआ है। 1 जुलाई 1961 के बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज लेना या देना या दुष्प्रेरित करेगा, यहाँ पर दुष्प्रेरण को भी अपराध माना है, दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। तो सेक्शन 3 जो है पनिशमेंट देता है दहेज लेने को और देने को। तो जो कोई दहेज देगा या दहेज लेगा या इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, दुष्प्रेरित कैसे करते हैं वो आप उसमें बीएनएस में जाइएगा, 3 तरह से उसमें दुष्प्रेरण बताया गया है, ठीक है। दुष्प्रेरित करेगा तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, कम से कम 5 वर्ष का उसको कम से कम कारावास मिलेगा। अधिकतम कारावास इसमें लिखा नहीं है, कम से कम 5 साल इसमें लिखा हुआ है कि उसकी जो कारावास की अवधि होगी वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। और जुर्माना भी लगाया जाएगा, 5 वर्ष तो है ही, जुर्माना भी लगेगा। अब ये जुर्माना कितना लगेगा, यहाँ पर लिखा है 15,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, तक नहीं लिखा है, 15,000 रुपये लिखा है। उसको जो जुर्माना लगेगा वो कितना लगेगा, 15,000 रुपये लगेगा। या फिर दहेज की रकम तक का, मान लीजिए 50,000 रुपये उसने दहेज मांगा, दहेज दिया, मांगा नहीं दिया, ये शब्द ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेने और देने की बात की गई है, केवल मांगने की बात नहीं की गई है।
मांगने की बात आप आगे चल के वहाँ देखेंगे। अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपये दहेज दिया गया, 50,000 रुपये दहेज दिया गया, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट हो सकता है? तो यहाँ पर पनिशमेंट जो होगा वो 5 वर्ष कम से कम उसको सज़ा मिलेगी कारावास की, कम से कम 5 वर्ष उसको कारावास की सज़ा मिलेगी, और अधिकतम कुछ भी हो सकती है। अधिकतम यहाँ पर दिया नहीं गया, तो अधिकतम कुछ भी हो सकती है। तो कम से कम 5 वर्ष यहाँ पर सज़ा मिलेगी, और जो उसको जुर्माना लगाया जाएगा वो 15,000 रुपये लगाया जाएगा, या फिर जो है दहेज के मूल्य की रकम तक का। अब दहेज की मूल्य कितना है यहाँ पर? 50,000 है, तो जुर्माना जो है वहाँ पर 50,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि 50,000 ही लगाया जाए, शब्द लिखा है रकम तक का। तक का मतलब है कि वो 50,000 से कम भी हो सकता है और 15,000 से ज़्यादा हो सकता है। और आगे लिखा है इसमें इनमें से जो भी अधिक हो। तो अधिक कौन सा है यहाँ पर? जो दहेज दिया गया है या लिया गया है, कितना? 50,000 रुपये। जुर्माना कितना होगा यहाँ पर? 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और 15,000 रुपये कब हो सकता है? जो है अगर दहेज की राशि 15,000 से कम है तो वहाँ पर 15,000। अब देखिए, मान लीजिए दहेज दिया गया 10,000 रुपये, तो कितना पनिशमेंट मिलेगा? वहाँ पर जो दहेज जो जुर्माने का पनिशमेंट मिलेगा वहाँ पर फिर 15,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि इसमें कह दिया है कि जो भी अधिक हो। और अधिक कौन सा है यहाँ पर? 15,000 रुपये आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पनिशमेंट जो है कब कितना दिया जाएगा। अब दो लोग हैं यहाँ पर, दो लोग, एक ने मांगा 10,000 रुपये और एक ने मांगा 50,000 रुपये। तो पनिशमेंट जो जुर्माना लगेगा वो कितना लगेगा? यहाँ पर जुर्माना जिसने 10,000 रुपये दिए हैं उस पर 15,000 रुपये पनिशमेंट मिलेगा, और जिसने 50,000 रुपये दिए हैं उस पर 50,000 ही पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। इसमें परंतु लिखा हुआ है आगे, और परंतु कह रहा है कि ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, 5 वर्ष से कम किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है। तो देखिए, हमने ऊपर देखा था कि जो कारावास है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन विशेष कारणों से मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 5 वर्ष से कम भी पनिशमेंट दे सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कम से कम पनिशमेंट की बात की गई है वो 5 वर्ष ही है, लेकिन मजिस्ट्रेट विशेष कारणों से लेखबद्ध करके 5 वर्ष से कम भी सज़ा दे सकता है। तो ये आपका सेक्शन 3 का सब क्लोज 1 है। इतनी बात इसमें दी गई है। क्लोज 2 की बात करें तो क्लोज 2 में लिखा हुआ है उपधारा 1 की कोई बात। अब इसमें क्या है? इसमें जो है कि कुछ पॉइंट बताए गए हैं। उपधारा 1 की कोई बात का ऐसी भेंट हो जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उसके संबंध में लागू नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसी भेंटों को, भेंट मतलब उपहार, ऐसा कोई भी उपहार जो वधू को विवाह के समय बिना किसी मांग के दिया जाता है। अब आप देखते हैं कि अभी वर्तमान में शादियां होती हैं तो वधू को बहुत सारा सामान दिया जाता है उसकी गृहस्थी चलाने के लिए। ठीक है। किचन का सामान है, बिस्तर है, सोफ़ा है, इत्यादि चीज़ें हैं। तो ये क्या है? ये बिना मांग किए दिए जाने वाला जो उपहार है, जो भेंट है, वो दहेज नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि उपधारा 1 की बात, कोई भी बात उपधारा 1 की है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर? जो भेंट है, अपनी मर्जी से उपहार दिए जा रहे हैं, वो क्या है? दहेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे लिखा है परंतु यह तब की ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है।
परंतु मतलब ये कह रहा है कि ऐसे जो उपहार दिए जा रहे हैं महिला को, लड़की को जो उपहार दिए जा रहे हैं अपनी इच्छा से बिना मांगे, वो उपहार की एक सूची बनाई जाएगी या ऐसी सूची केंद्र सरकार ने अपनी एक सूची में बना रखी है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी सूची बना रखी है सामानों की कि जो दिए जा सकते हैं। अगर उस सूची में इन सभी सामानों की लिस्ट मैच होती है तो वो दहेज नहीं होगा, लेकिन अगर उस सूची में ऐसे सामानों का नाम नहीं है तो फिर वो दहेज की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परंतु यह तब की ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन यानी कि दहेज एक्ट के अधीन एक सूची बनाई गई है, नियमों के अनुसार एक ऐसी सूची बनाई गई है जिसमें सामानों की पूरी लिस्ट है। मान लीजिए केंद्र सरकार ने लिखा हुआ है कि वधू पक्ष जो है फ्रिज दे सकता है, वॉशिंग मशीन दे सकता है, बिस्तर दे सकता है, तकिया दे सकता है, बर्तन दे सकता है। तो ये क्या है, केंद्र सरकार ने एक सूची बना रखी है, उस सूची में जितने भी सामान हैं उनको दे सकता है। अगर उस सूची से बाहर कोई जाता है तो वो फिर इसके अंतर्गत नहीं आएगा और वो फिर दहेज की श्रेणी में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट इसमें यही है कि जो उपधारा 1 की बात है, जो दहेज को दंडित करती है उपधारा 1, वो उपधारा 2 में लागू नहीं होती है का पॉइंट में, कि ऐसे उपहार जो वधू को विवाह के समय, यहाँ पर ध्यान रखिएगा विवाह के समय की बात हो रही है, विवाह से पहले और विवाह के बाद की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उस निमित्त कोई मांग किए बिना, वहाँ पर लड़का पक्ष ने कोई मांग नहीं की है, दी जाती है या यह उनके संबंध में लागू नहीं होती है। परंतु ऐसी जो सामान दिए जा रहे हैं, ऐसे जो उपहार दिए जा रहे हैं, वो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सूची में दर्ज होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है बी पॉइंट है, बी पॉइंट भी यही कह रहा है। बी पॉइंट वर के बारे में बात करता है और ए पॉइंट जो है ये वधू के बारे में बात करता है। सेम बात है, ए पॉइंट वधू के बारे में बात करता है और बी पॉइंट वर के बारे में बात करता है, बाकी सेम बातें हैं दोनों में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी इस सेक्शन में एक परंतु और है, उसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। परंतु यह है कि ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है। मतलब कोई प्रथा चली आ रही है ऐसी, उस प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई है अधिक नहीं है, तो वो भी क्या होगा, वो दहेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इस परंतु में कोई ऐसी बात नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। फिर भी क्या है कि अगर कोई ऐसा उपहार है जो वधू द्वारा दिया जा रहा है या उसकी ओर से दिया जा रहा है या उसके वधू के नातेदार द्वारा दिया जा रहा है और ऐसी ऐसी रूढ़िगत प्रकृति का है और ऐसे मूल्य का है जो उसके वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसकी ऐसी है, वो लिमिट में है और दी जा रही है, वो भी कोई जो है दहेज नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 है ये। आगे हम देखते हैं सेक्शन 4 की बात, दहेज मांगने के लिए पनिशमेंट की बात करता है। तो सेक्शन 3 में देखा आपने दहेज देना और दहेज लेना जो है पनिशेबल है, लेकिन सेक्शन 4 में क्या है, दहेज मांगने के लिए है।
अब ये क्या है कि यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन 4 है, ये दहेज मांगने के लिए दंडित करता है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति का मतलब है कि कोई भी स्थिति हो। अब कोई भी स्थिति का मतलब यहाँ पर है या तो वधू हो या वर हो या उसके माता पिता हो या कोई अन्य नातेदार हो या कोई संरक्षक हो। यथास्थिति मतलब कोई भी स्थिति में हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि दहेज मांगने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मांग करता है या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो उसको जो है कम से कम 6 महीने की कारावास की सजा मिलेगी। और ठीक है, और कितना पनिशमेंट मिलेगा? 10,000 रुपये तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा। कम से कम 6 महीने है और अधिकतम ये 2 वर्ष है दहेज मांगने के लिए। पनिशमेंट के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ये और शब्द यूज कर रहा है और कहाँ पर ये या शब्द यूज कर रहा है। सेक्शन 3 में आपने देखा था, वहाँ पर भी और शब्द यूज हुआ था और यहाँ पर भी और शब्द यूज हुआ है। और का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर कारावास तो मिलेगा ही, जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। कारावास तो लगेगा, मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सेक्शन 4 में यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर या वधू के माता पिता, रिश्तेदार या संरक्षक से दहेज की मांग करता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को कम से कम 6 महीने का कारावास, जो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकता है, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये आपका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4A में देखते हैं, विज्ञापन पर पाबंदी। तो ये एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिटेड करता है। सेक्शन 4A क्या कहता है? यदि अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्तावना करेगा, मतलब ऑफर देगा। कोई भी व्यक्ति है अपनी पुत्री के लिए या अपने पुत्र के लिए या किसी नातेदार से विवाह करने के लिए प्रतिफल के रूप में क्या करेगा? विज्ञापन देते हुए ऑफर करेगा कि मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा, मेरे पास एक बंगला है 1 करोड़ रुपए का, जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसके नाम कर दूंगा, ऐसा विज्ञापन निकालता है। ठीक है, मेरे पास 5 फैक्ट्रियां हैं, जो मेरी बेटी से शादी करेगा 2 फैक्ट्री में उसके नाम कर दूंगा, ऐसा विज्ञापन निकालता है। समाचार पत्र में निकालता है या किसी नियतकालिक पत्रिका में निकालता है, किसी आर्टिकल जर्नल में निकालता है, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देता है या किसी अन्य माध्यम से देता है। तो ऐसा प्रचार करता है, कोई विज्ञापन करता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। बी पॉइंट कहता है कि खंड का में निर्दिष्ट कोई विज्ञापित मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कोई उसको मुद्रित करता है, मतलब छापता है, प्रिंट करता है, उसको प्रकाशित करता है या उसको परिचालित करता है, मतलब उसका वितरण करता है, फैलाता है उसको। तो वहाँ पर पनिशमेंट की बात करें तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा था पनिशमेंट और जुर्माने में, वो यहाँ पर है। इसमें देखेंगे आप या शब्द आया है। ठीक है। तो सेक्शन 4A में जो सज़ा है यहाँ पर कितनी है, 6 माह से कम की सज़ा नहीं है, जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। तो कम से कम सज़ा कितनी है यहाँ पर, 6 महीने है, और ये 5 वर्ष तक की हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए या शब्द आया है। ऊपर के 2 सेक्शन में और शब्द आया था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सज़ा के साथ साथ जुर्माना लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर या आ गया है, तो यहाँ पर या तो कारावास दिया जाएगा या फिर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माने की रकम कितनी है यहाँ पर, 15,000 रुपये तक की हो सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन निकालता है अपनी पुत्री या पुत्र के संबंध में कि प्रतिफल के रूप में कोई संपत्ति देगा या कोई धन का अंश देगा, कोई प्रॉपर्टी देगा, ऐसा ऐसा प्रस्ताव देता है, ऐसा प्रस्तावना का मतलब प्रस्ताव देता है विज्ञापन के माध्यम से, तो उसको जो है कम से कम 6 महीने की सज़ा, जो अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकती है, या 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन आपका 4A है। सेक्शन 5 एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। दहेज लेने या देने के लिए किया गया कोई भी करार शून्य होना। तो दहेज लेने के लिए या देने के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दहेज लेने और देने का जो करार है, क्या वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, अवैध होगा, वैध होगा, ये इस तरह से पूछ लेते हैं। तो वो क्या होगा, शुरू से ही शून्य होगा, 0 होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपका सेक्शन 5 है। चलिए सेक्शन 6 जो है ये आपका थोड़ा बड़ा है, और बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। सेक्शन 6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।